रेहान जो रेयांश की परेशानी को अच्छी तरह से देख पा रहा था और वो रेयांश को संभालते हुए कहता है, बस 15 मिनट लगेगा, वो ठीक हो जाएगी। होश में आने में उसे 1 घंटा लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, अभी जहर काम नहीं किया है। जैसे रेयांश ने यह सुना था वो विहान की तरफ देखते हुए पूछते हैं, जहर? उसने जहर? मैं विहान जो कहता है, उसने खुद को पॉइजन देने की कोशिश की, उसके चेहरे से समझ में आ रहा था। पर डोंट वरी, यहाँ पर बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, सब ठीक हो जाएगा। वही रेयांश जो गुस्से में रेलिंग पर इतना जोर से मारते हैं कि उनके अपने ही हाथ में जो कि पहले से ही जख्मी था उस पर और ज़्यादा जख्म लग जाता है और खून जो कि अब उनके हाथों से नीचे गिरते हुए रेलिंग से टप टप नीचे छू रहा था। और वो काफ़ी गुस्से में ही उस रेलिंग को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहते हैं, वासना को ये जिसने भी बताया है ना, वो मेरे हाथों से बुरी मौत मरेगा। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी उसे। वही विहान जो कहता है, लेकिन इस बारे में तो मैंने पहले ही बताया था कि तुम्हारे और कुणाल के अलावा किसी को ना ही पता चले तो अच्छा होगा, क्योंकि हम तीनों ही हैं जो इस बारे में। वही रेयांश जो कहते हैं, हम तीनों को इस बारे में पता था और मैं किसी को इस बारे में क्यों बताऊंगा। रेयांश के अभी दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, बस उनके दिमाग में था तो गुस्सा, और गुस्से में तो रेयांश का दिमाग वैसे ही बस किसी को मारने के बारे में सोच सकता था। लगभग 1 घंटे तक वो लोग बेसब्री से वेट करते हैं। अंदर से डॉक्टर का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था और वो रेयांश के सामने आते हुए कहते हैं, शी इज़ ओके नाउ, जहर का असर कम हो गया है और जहर ज़्यादा ताकतवर भी नहीं था, जिस वजह से वो उसकी बॉडी में ज़्यादा हार्म भी नहीं पहुंचा पाया। आपने सही वक्त पर उसे एडमिट कर दिया मिस्टर रेयांश, आप मिल सकते हैं उनसे। हाँ, पर अभी वो पूरी तरह से होश में नहीं है, वो सिर्फ आपकी बातें सुन पाएंगे, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। रेयांश तुरंत ही बिना रुके और बिना कुछ सोचे समझे उसके रूम के अंदर जाते हैं और वासना के सर पर तुरंत ही आकर के अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, किसने किसने बताया तुम्हें इस बारे में? वासना के चेहरे पर इस वक्त ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जिसे वो अपने ही हाथों से धीरे से निकाल देती है। वही रेयांश उसको रोकते तो हैं, लेकिन वासना जो रोते हुए कहती है, इतना बड़ा सच, इतना बड़ा सच छुपाया आप लोगों ने मुझसे। कुणाल भी उसके दूसरे साइड में खड़ा था और वो उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने होठों से लगाते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी वासना, पर इस बारे में तुम्हारा जानना जरूरी नहीं था। वासना जो अपनी पूरी हिम्मत करके गुस्साते हुए दोनों के हाथों को अपने आप से अलग करते हुए कहती है, कुणाल का तो मुझे फिर भी समझ आता है भाई, वो तो दिल का कमजोर है, पर आपने भी मुझसे यह बात छुपाई। आप तो मुझे अपनी बच्ची की तरह प्यार करते थे, मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई मेरे बारे में। वही रेयांश जो और ज़्यादा वासना को इस हालत में नहीं देख सकते थे और वो तुरंत ही अपने हाथ को उसके सर से हटाते हुए कुणाल से कहते हैं, संभालो इसे, मैं और ज़्यादा इसे समझा नहीं सकता, और हाँ, इसकी आंखों के आंसू को रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चला उस आदमी के सांस को रोकने जिसने ये गलती की है। और फिर वो वासना की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ कुणाल है और अपने आप को कभी भी अधूरा मत समझना, हर वक्त तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा। और ये बोलकर वो काफ़ी तेज़ी में बाहर की तरफ निकल गए थे। वो अपने शर्ट के स्लीव्स को काफ़ी गुस्से में ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं और अपनी गाड़ी में आकर के वो अकेले ही बैठ चुके थे। वो काफ़ी तेज़ ड्राइविंग करते हुए अपने मेंशन बिना ज़्यादा देर के ही पहुँच जाते हैं। लगभग 10 मिनट के अंदर ही पहुँचते हैं। घर के माहौल में अभी भी कोई खास सुधार नहीं आया था, क्योंकि अभी तक किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि अब वासना की कंडीशन काफ़ी बेहतर हो चुकी है। रेयांश जो भी अंदर की तरफ आए ही थे कि तभी वो देखते हैं कि प्रियंका भी उन्हीं लोग के घर पर आई हुई थी। वो भी प्रार्थना जी को ही संभालने की कोशिश कर रही थी। रेयांश जो सबको साइड करते हैं और अपनी मॉम के पास आकर झुकते हुए कहते हैं, खड़े हुई आप, खुद को संभालिए, वासना ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रार्थना जी ने ये सुना था, वो रेयांश के हाथों के सहारे खड़ी होती हैं और अपने बेटे को जोर से गले लगाते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची से मिलवा दो मुझे, उसका चेहरा देखना है बेटा, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? रेयांश कहते हैं, वो ठीक है, शाम तक घर भी आ जाएगी, आप यहाँ आइए मेरे साथ। वो सोफा पर ले जाकर के बैठाते हैं और उनके आसपास अभी घेरा लगा कर खड़े हुए थे वो सबको साइड में कर देते हैं। सारे लोग थोड़ा दूर जाकर खड़े हो गए थे और सब लोग आपस में गॉसिपिंग करते हुए प्रार्थना और रेयांश की तरफ ही देख रहे थे। रेयांश जो प्रार्थना जी के बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ था वासना के साथ? अचानक से वो रूम में कैसे गई?
वही प्रार्थना जी जो कहती हैं, उसने फ़ोन में कुछ देखा था, वही देखकर पहले वो बहुत खुश थी। अचानक ही उसके चेहरे पर एकदम से कुछ अजीब-सा वो डर और अजीब-सा दर्द झलकने लगा। बोलते-बोलते वो रुक भी गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ पढ़कर ही। तभी रियांश कहते हैं, फ़ोन, फ़ोन कहाँ है उसका? प्रार्थना जो कहती हैं, फ़ोन तो नहीं पता, इधर ही कहीं रखा। नहीं, वो अपने कमरे में लेकर गई थी फ़ोन। रियांश बिना देरी किए तुरंत ही खड़े होते हैं और वाशना के रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में जिया जो उनको आकर के रोकते हुए कहती है, क्या हुआ है और आप इस तरह घबराए हुए क्यों हैं? पता चला किसने बताया इस बारे में? वही रियांश और जिया की तरफ एक बार देखते हैं और फिर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। वही जिया भी रियांश के पीछे पीछे आने लगी थी, लेकिन तभी राजनंदिनी जो प्रियंका की तरफ देखते हुए कहती है, किसी को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी ज़िंदगी कितने बड़े खतरे में है। वही प्रियंका जो मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी किसी ने, जो मेरा था उसे अपना बनाने की जो कोशिश करेगा ऑब्वियसली उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा ना। बेचारी दोबारा से अपनी असली औकात समझ जाएगी। वही राजनंदिनी जो कहती हैं, नहीं, समझने का वक्त नहीं मिलेगा। जयशंकर भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। वही प्रियंका जो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बुड्ढों का तो दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। जिया भी अभी उनके पीछे पीछे आ ही रही थी कि तभी रियांश फ़ोन को लेकर दोबारा से बाहर आने लगे थे। वही मृदुल जो जिया को रोकते हुए कहती है, क्या चल रहा है, मुझे भी तो कुछ बताओ तुम लोग। वहीं जिया जो कहती है, मुझे खुद नहीं पता, पता नहीं क्या। रियांश उसके फ़ोन को बार बार अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वाशना का लॉक उन्हें पता नहीं था और वो गुस्से में भी फ़ोन पटकते, लेकिन तभी वो फ़ोन को अपने पॉकेट में डालते हुए कहते हैं, शाम तक वेट करूँ इसका? नहीं, मैं अपने हैकर की टीम को देता हूँ ये। लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, मेरी बहन का फ़ोन है, मैं उसे हैक तो करने नहीं दे सकता। शाम तक वापस आ ही रही है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। वहीं जिया जो पीछे से रियांश के पास आते हुए कहती है, अब क्या हुआ है, कुछ तो बताइए मुझे। रियांश और जिया को ज़ोर से अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, सब ठीक है जिया, एंड आई एम रियली सॉरी मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाया। तुम तभी से रो रही हो और मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट वाशना भी ठीक है। अब तुम रोते रोते अपनी हालत मत ख़राब करो। वहीं जिया के रियांश आंसू पोंछते हुए उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे। जिया भी उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, इस बारे में पता चला क्या कि उन्हें किसने। वहीं दूसरी तरफ ये सारे कॉन्वर्सेशन को देखकर प्रियंका जो हैरान होते हुए कहती है, रियांश ने तो उनका फ़ोन देख लिया, वाशना का फ़ोन देखने के बावजूद भी इससे इतना प्यार क्यों कर रही है, अजीब नहीं लग रही है आपको? वही राजनंदिनी जो कहती हैं, कर लेने दो, शायद फ़ोन उसके हाथ से खुला नहीं, इसी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गया है, शाम तक का इंतज़ार कर रहा है, तो कर लेने दो। शाम के बाद जिया की ज़िंदगी जहन्नुम बनने वाली है और वैसे भी बेचारी ने बहुत सेवा की है मेरी। मैं भी नहीं चाहती कि इतना जल्दी इसको टाटा बाय बाय बोलना पड़े। फ़िलहाल मैं जयशंकर तिवारी को ये बात बता कर आती हूँ, तुम यहीं पर वेट करो। हाँ, वही वही प्रियंका जो कहती है, याद रखिएगा दूसरे फ़ोन से। आइए जानते हैं आज इस वक्त श्वेता जी जो कि हॉस्पिटल में एडमिट करवा दी गई थी क्योंकि उन्हें अब काफ़ी पेन महसूस हो रहा था। शायद उनकी डिलीवरी अब नज़दीक आ रही थी। एक तरफ विश्वास जी श्वेता जी को लेकर परेशान थे और दूसरी तरफ जिया के बारे में सोच सोच करके वो ज़्यादा देर और इस तरह से नहीं बिता सकते थे, जिस वजह से वो तुरंत ही अपने सारे कॉन्टैक्ट से कॉल कर करके सारी बातें पता करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। और एट लास्ट उन्होंने मिस्टर द्विवेदी को कॉल किया था जो कि जयशंकर तिवारी के असिस्टेंट हैं और इस बारे में सारी बातें द्विवेदी को अच्छे से पता थी। उसने भी फ्लो में सब कुछ विश्वास को बता दिया था और वैसे भी विश्वास तो जयशंकर तिवारी के ही छोटे भाई थे, तो उनसे बात छुपाने का भी कोई खास मतलब नहीं था। जैसे ही विश्वास को सारी बात पता चली थी वो थोड़ी देर तो वहीं पर आकर के चुपचाप शांति से बैठ गए थे। उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था और फिर वो अपने फ़ोन को ही अपने हाथों में कसते हुए कहते हैं, हर बार तो मैं तुम्हें बचा लेता था और इस बार शायद मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इस वक्त श्वेता को मेरी ज़रूरत है। फिर उनके दिमाग में कुछ आता है और फिर तुरंत ही वो फ़ोन उठाकर किसी को कॉल कर देते हैं। ये विश्वास जी,
जिसे कॉल किए थे वो कोई और नहीं बल्कि जिया का भाई ईशान था। अब विश्वास जी तो वहाँ से जा नहीं सकते थे क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें अपनी बीवी के साथ भी रहना ज़रूरी था। लेकिन वो इस बारे में तुरंत ही ईशान को कांटेक्ट करते हैं। ईशान वैसे तो जयशंकर तिवारी का ही बेटा था, लेकिन वो अपने बाप से ज़्यादा अपने चाचा की सुनता था। और जिया को अगर विश्वास के अलावा उस पूरे घर में कोई मानता था तो वो ईशान ही था। हाँ, वो दिखने में तो काफ़ी रूड और हमेशा जिया और नेहा के साथ स्ट्रिक्ट ही रहता था क्योंकि बाकी के सारे मर्द भी ऐसा करते थे। लेकिन लेकिन दिल से उसे जिया और नेहा दोनों की परवाह रहती थी। जैसे ही विश्वास ने ईशान को ये सब कुछ बताया था, वो इस वक्त इंडिया के दिल्ली शहर में था और उसका भी नाम इंडिया के मशहूर माफिया क्रिमिनल्स में लिया जाता था। लेकिन बाप की अच्छी पकड़ होने की वजह से कोई भी पुलिस वाला उसको हाथ तक नहीं लगा सकता था और इसी का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाया करता था। वही विश्वास की बात सुन करके वो तुरंत अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा उसे, मैं लेकर वापस आता हूँ। लेकिन तभी विश्वास उसे रोकते हुए कहते हैं, वापस नहीं आना है लेकर। तुम्हें पता है कि वो जहाँ पर है वो सेफ है। बस किसी भी हालत में अगर चीज़ें बिगड़ गई तो हमेशा उसके साथ रहना। बस मैं इतना ही चाहता हूँ तुमसे। वह ईशान जो रियांश नाम से काफ़ी ज़्यादा जलता था क्योंकि रियांश नाम पहली बार तो इतना मशहूर नाम था और ये सब उसे बर्दाश्त नहीं होता था। भला एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को कैसे पसंद कर सकता है। और वो गुस्साते हुए कहता है, कौन होता है वो रियांश अग्निहोत्री मेरी बहन को बचाने वाला। मैं अपनी बहन को खुद ही वापस लेकर आऊँगा। वही विश्वास जो कहते हैं, देखो मेरी बात। अभी उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी दूसरी तरफ से ईशान जो गुस्से में फ़ोन कट कर दिया था। अब वहाँ पर भी से अब मुंबई में भी सिचुएशन काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। वासना को भी अब डिस्चार्ज मिल गया था और वो शाम तक ही घर वापस लौट आती है। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा था, तुरंत ही रियांश जो अभी इस वक्त अपने लैब पर लूसीफर को लिए बैठे थे और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचे जा रहे थे, वो तुरंत ही लूसीफर को साइड में करते हैं और आकर के वासना के पास खड़े हो जाते हैं। वासना जो कि अभी कुणाल की गोद में थी, वो तुरंत ही उसे ले जाकर के उसके बेड पर ले जाता है। सब लोग अभी अंदर आते, लेकिन तभी रियांश जो सबको रोकते हुए कहते हैं, अब वो घर पर वापस आ गई है तो सब लोग उससे मिल लेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे उससे कुछ बात करनी है पर्सनली। और ये बोलकर अभी वो रूम बंद करते, लेकिन तभी जिया जो अंदर आते हुए कहती है, मुझे भी मिलना। लेकिन तभी रियांश से कहते हैं, मुझे इस वक्त कोई मेरे साथ नहीं चाहिए। और वो रूम अंदर से लॉक करते हुए तुरंत ही वासना के पास आते हैं और उसका सिर सहलाते हुए कहते हैं, बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि ये बात तुम्हें बताई किसने। नई वासना जो अपनी आंखें धीरे से खोलती है और अपने भाई की तरफ देखते हुए कहती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वही रियांश जो गुस्से में खड़े होते हैं और दरवाजे को अनलॉक करके बाहर से कुणाल को अंदर की तरफ बुलाते हैं। कुणाल भी दौड़ते हुए अंदर आता है और ठीक वासना के पास जाकर के बैठ जाता है और रियांश गुस्से में कुणाल पर और रियांश अपना गुस्सा कुणाल पर उतारते हुए कहते हैं, पूछो इस लड़की से, किसने बताया इसे। वासना जो अपने सर को नाम मिलाते हुए कहती है, मैं नहीं बता सकती, पर बस मुझे पता चल गया ये बात। और ये बोलते हुए वो कुणाल की बाहों में जाकर के रोना शुरू कर देती है। कुणाल जिसको संभालते हुए कहता है, तुम्हारी बॉडी अभी ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती है, कम ऑन, रोना बंद करो, सब लोग हैं तुम्हारे साथ। मैं रियांश जो गुस्से में अपने सर को पकड़ते हैं और फिर एक बार और वासना की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम प्यार से नहीं बताओगी। वासना धीरे से अपने सर को नाम मिलाते हुए कहती है, मैं किसी भी तरह से नहीं बताऊंगी, इस बारे में बात करके क्या फ़ायदा। वही रियांश कहते हैं, क्या फ़ायदा? आर यू सीरियस अबाउट योर हेल्थ? आर यू सीरियस अबाउट इवन योर लाइफ? मरने के बारे में सोच रही थी तुम और ये बोल रहे हो कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मुझे थोड़ी देर हो जाती तो क्या करता मैं, हाँ? तुम्हें खो देता, राइट? इतने टाइम से ये बात हमने छुपाकर इसी वजह से रखी थी क्योंकि तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और तुम्हें बताने वाले को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बोल करके वो काफ़ी गुस्से में रूम से बाहर चले गए थे। जैसे ही वो बाहर आए थे, सारे लोग परेशान होकर के उन्हीं के आसपास खड़े हो गए थे। रियांश जो एक गहरी सांस भरते हैं और एक स्टाफ से वासना का फ़ोन मंगवाते हैं जो कि दूर अभी सोफे पर पड़ा हुआ था। वो दौड़ कर रियांश के हाथ में फ़ोन लाकर रख दी थी।
और रेयांश दोबारा से फ़ोन को ले जाते हैं और वासना के सामने करते हुए कहते हैं, पासवर्ड खोलो। अब उन्होंने रूम को अनलॉक ही रखा था, जिसकी वजह से अब सब लोग कमरे के अंदर आ गए थे। और सबसे पहले तो राजनंदिनी जी, जो कि जल्दी जल्दी अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका के साथ अंदर आ गई थी, क्योंकि उन्हें भी ये तमाशा देखना था और इसी का तो उन्हें कब से इंतजार था। मृदुल मृदुल, राधिका, वेदिका, जिया, प्रार्थना जी तो तुरंत ही आकर के वासना के बगल में बैठ करके अपने लैब पर उसका सिर रख लेती हैं। वहीं बाकी के लोग दूर ही खड़े होकर के वासना को देख रहे थे। जिया भी उसके पास जाना चाह रही थी, लेकिन इस वक्त रेयांश का गुस्सा जो कि उनके दिमाग पर हावी हो रहा था, जिस वजह से जिया उनके बाजू पर अपना हाथ रख करके धीरे से उन्हें टैप करते हुए कहती है, आराम से पूछिए, डर रही है वो। वह रेयांश और जिया के हाथ में फ़ोन रखते हुए कहते हैं, तुम खुद देखो और इससे पूछो कि पासवर्ड क्या है, वरना मेरे और भी तरीके आते तुम्हारे फ़ोन खुलवाने के। हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखना, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मजबूर करोगी। वही जिया, जो रेयांश के दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, आराम से, मैं कोशिश करती हूँ, आप परेशान मत होइए। वहीं पीछे से राजनंदिनी जी अपनी हंसी को जैसे तैसे करके कंट्रोल करते हुए कहती हैं, बेचारी अपनी मौत की वजह खुद अपने हाथों से बुन रही है। वहीं वासना, जो जैसे ही जिया के हाथ में फ़ोन लेता हुआ अपने पास देखती है, वो तुरंत ही पीछे होते हुए जिया को अजीब नज़रों से देखने लगती है। जिया जो धीरे से फ़ोन को आगे बढ़ाते हुए कहती है, फ़ोन खोल दीजिए, खामखा क्यों गुस्सा दिला रही हैं आप अपने भाई को। वासना तुरंत ही अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं भाभी, मैं फ़ोन नहीं खोल सकती। और आप आपका फ़ोन कहाँ है? उसने बहुत ही धीरे पूछा था, लेकिन तभी रेयांश, क्योंकि पूरी तरह से कमरे में शांति होने की वजह से ये बात सुन लेते हैं और उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, अब इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि इसका फ़ोन कहाँ है? तुम्हें जितना कहा है तुम उतना करो ना। वासना की आंखों के आंसू जो कि उसके गाल से नीचे उतर रहे थे और वो रह रह करके बार बार जिया की तरफ ही देख रही थी। जिया जो फ़ोन को आगे बढ़ाते हुए कहती है, प्लीज़ खोल दीजिए। उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वासना को कुछ समझ नहीं आता कि जी ऐसी हरकत क्यों कर रही है, और वो धीरे से अपने फिंगरप्रिंट को ले जा करके उसके फ़ोन के स्क्रीन पर रख देती है। और जैसे फ़ोन अनलॉक हुआ था, रेयांश तुरंत ही जिया के हाथ से फ़ोन ले लेते हैं और तुरंत ही उसके मैसेजेस को चेक करने लगते हैं। थोड़ा पे भी उसका अपने फिंगरप्रिंट का पासवर्ड था, जिसे दोबारा से जिया के कहने पर ही वासना खोलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जिया कुछ सोच समझ कर ये बोल रही होगी। जैसे ही व्हाट्सएप खोले थे, वहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से वासना, जो कि अपने हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से किसी से बात नहीं कर पाई थी, बहुत सारे लोग उसके लिए परेशान हो रहे थे। रियाज कुणाल की तरफ फ़ोन को ऑलमोस्ट फेंकते हुए कहते हैं, चेक करो कि आखिर इस बारे में किसने इसे इत्तला किया है। और फिर वो बाकी लोग को देखते हुए कहते हैं, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चल रहा है, थोड़ी देर बाद आइए आप लोग। और वो कुणाल से कहते हैं, तुरंत ही आकर के मुझे सब कुछ बताओ। और ये बोलकर वो भी रूम से बाहर की तरफ निकल गए थे और आकर के गार्डन एरिया में अपने फाउंटेन के पास खड़े हो गए थे, जहाँ से पानी का हल्का हल्का फुहारा जो रेयांश के चेहरे पर पड़ रहा था। जिया भी रेयांश के पीछे पीछे लगी हुई थी, क्योंकि इतना गुस्से और इतना परेशान में जिया अपने रेयांश को देख नहीं सकती थी। कुणाल जैसे जैसे करके एक एक मैसेज चेक करता है, उसे कुछ भी रीसेंट में नज़र नहीं आता, लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है रात के एक मैसेज पर, जो कि कल रात ही उसको डिलीवर किया गया था। और जैसे ही वो उस मैसेज को खोल करके देखा था, वो उसे पढ़ करके एकदम से हैरान रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो रेयांश अब क्या बोले इस बारे में।